जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 29वां क्लास देखेंगे, जिसमें स्टैटिक जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और वहाँ से जो भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उसको कवर करेंगे। हालांकि ये हम लोग का सेकेंड लास्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी बच जाएगा, जिसको कल के 2 या फिर 3 वीडियो में हम लोग समाप्त कर देंगे। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि जो बिहार पुलिस का सिलेबस है वो बचे हुए 20 दिनों में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो 20 दिन भी नहीं हुआ, उससे पहले ही आपका जो सिलेबस है वो मैंने कंप्लीट करा दिया, और वो भी तगड़े कंटेंट के साथ। ये जो मैंने आपको कंटेंट दिया है ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप सिर्फ जो मैं पढ़ाया हूँ इसे ही पढ़कर एग्ज़ाम में जाएंगे तो यकीन मानिए जितना कट ऑफ मार्क्स आएगा किसी भी कैटेगरी का, उससे आप 5 से 6 नंबर हर हाल में ज़्यादा लाएंगे, ठीक ना। तो क्या पूछेगा जी, सब तो मैं आपको पढ़ा ही दिया हूँ, तो परेशान नहीं होना है। बस आप उसको रिवाइज कीजिए। यदि आपका पेपर 7 और 15 को है तो आपके पास अच्छा समय भी है, तो आप जितना मैंने पढ़ा दिया है उसको रिवाइज कीजिए। तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं महत्वपूर्ण, उसको मैंने कवर किया है इसमें। हालांकि जहाँ आपको डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, मैं वहाँ आपको देसी ट्रिक के साथ समझा दूंगा, जो कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो परेशान नहीं होना है। जितने भी ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड हो गया, कितने खिलाड़ी हैं, किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं ना, तो उन सबको मैं ट्रिक से बता दूंगा। परेशान नहीं होना है। बस आप इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है बाबू? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है बाबू? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष? तो मीरा कुमार हो जाएंगी। वही भारत की प्रथम महिला राज्यपाल? तो सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। तो ये डायरेक्ट आपको परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसको आप देख लीजिए। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी बनी थी। उसके बाद अगला सवाल है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो बाबू मदर टेरेसा, ठीक ना, मदर टेरेसा। उसके बाद अगला सवाल है कि ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। इनको कांस्य पदक मिला था, कर्णम मल्लेश्वरी को। उसके बाद अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है बाबू? तो कल्पना चावला। कौन है? कल्पना चावला, ठीक ना। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो में बहुत सारा मैंने टॉपिक को कवर कराया है, जितने भी अवार्ड हैं, जितने भी खेल से संबंधित चीज़ें होती हैं उसको कवर कराया है, बहुत चीज़ है, ठीक। तो परेशान नहीं होना, आप बस शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, देखते हैं कहाँ से आपका सवाल जो है वो अटकता है। अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है बाबू? तो भानु अथैया। उसके बाद अगला सवाल है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष? तो जीवी मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त? तो सुकुमार सेन। ये मैंने आपको पॉलिटी वाले क्लास में बताया था। उसके बाद अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले बाबू प्रथम भारतीय कौन है? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अगला सवाल है, मैक्सेज अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? तो आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को प्रथम बार आपको भारतीय जो है मैक्सेज अवार्ड मिला था। अगला सवाल है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ए आर रहमान। उसके बाद अगला सवाल है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे बाबू? तो खान अब्दुल गफ्फर खान, जिनको कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है बाबू? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। भारत का प्रथम आणविक केंद्र कहाँ खोला गया है बाबू? तो तारापुर में, यानी जहाँ बिजली बनता है। चलिए अगला सवाल है, सबसे बड़ा पशुओं का मेला भारत में कहाँ लगता है? तो हम लोग के बिहार के सोनपुर में लगता है, ठीक ना। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। भारत की सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन है? तो मुंबई है, ठीक। यहाँ दिल्ली नहीं मारना है, क्या मारना है? मुंबई। सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिणी भारत का राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। अगर ओवरऑल पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा, लेकिन यहाँ दक्षिणी भारत का राज्य पूछा है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम क्या है? तो सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है बाबू? तो चीन है। चलिए अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन बने थे, ठीक ना, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला सवाल है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए बाबू। तो अंतरिक्ष में मेजर यूरी गार्गिन पहुंचे थे, ठीक ना, जो कि रूस के रहने वाले हैं। और चंद्रमा पर आपको नील आर्मस्ट्रांग, जो कि अमेरिका के हैं।
अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति का नाम बताइए बाबू। तो है विजया लक्ष्मी पंडित। कौन है? विजया लक्ष्मी पंडित। रोबोट को नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन है बाबू? तो सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। ठीक ना, मैं बाबू बाबू बार बार कहता हूँ तो आप इसको बुरा मत मानिएगा। कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो कि हमसे सीनियर भी होंगे, बड़े भी होंगे, अब आदत हो गया है इसलिए बाबू बाबू कहा जाता है। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। उसके बाद अगला सवाल है कि विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है? तो लंबी पर्वतमाला एंडीज है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। ठीक ना, ये मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर कराया है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो पामीर का पठार है, यानी तिब्बत का पठार। उसके बाद विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान बाबू, तो वो है सहारा, अफ्रीका का सहारा जो है आपका मरुस्थल सबसे बड़ा रेगिस्तान या फिर मरुस्थल है। उसके बाद एशिया का सबसे बड़ा आपको रेगिस्तान तो गोबी हो जाएगा जो कि मंगोलिया में है। भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो कीवी है। ये जितने भी मैं चीज़ बता रहा हूँ आपको परीक्षा में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जैसे द हिंदू चेन्नई से और द टाइम्स लंदन से संबंधित है वैसे ही डॉन किससे संबंधित है? तो जो द हिंदू है बाबू ये समाचार पत्र है और द टाइम्स ये लंदन का समाचार पत्र है और जो डॉन है वो आपका कहाँ का समाचार पत्र है? तो पाकिस्तान के कराची का समाचार पत्र। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है मोसाद कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो इजराइल की जो गुप्तचर संस्था है उसका नाम क्या है? मोसाद है। अगला सवाल जिस प्रकार मजलिस ईरान से, ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की से, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल से संबंधित है उसी प्रकार नेसेट किस देश से संबंधित है? तो यहाँ मैं अब जो इंपॉर्टेंट है उसको अलग अलग लिखता तो थोड़ा सा समय लग जाता, इसलिए मैंने सबको इस प्रकार क्वेश्चन को डिजाइन किया कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो मजलिस जो है बाबू ईरान का ये संसद है, ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है तुर्की की संसद का नाम है और राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। तो उसी प्रकार जो नेसेट है ये इजराइल की संसद का नाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया खान अब्दुल गफर खान को। उसके बाद चाचा किसका उपनाम है? तो चाचा पंडित नेहरू का नाम है, पता ही है। उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। अगर वही बिहार का शेक्सपियर आपसे पूछ देगा तो भिखारी ठाकुर। ठीक ना, ये बिहार एसएससी में पूछा है, बिहार एसएससी में ये सवाल पूछा था जिस सीट में मैंने पेपर दिया था, ये पूछा था कि बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भिखारी ठाकुर को। तो इसको भी देख लीजिए। उसके बाद अगला सवाल है ब्लैक गांधी के नाम से कौन चर्चित है बाबू? तो ब्लैक गांधी से के नाम से मार्टिन लूथर किंग चर्चित है। और बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी को यानी डॉक्टर श्री कृष्ण जी को बिहार केसरी कहा जाता है। चलिए आप प्रमुख व्यक्तियों की समाधि स्थल देख लेते हैं। इधर इधर कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं थी। देखिए ये जो भी चीज़ मैंने बताया है, अब एक एक चीज़ पर ट्रिक बताना सही नहीं है, ठीक ना। बाकी जो भी कन्फ्यूजन आपको होता है वहाँ मैं ट्रिक बताऊंगा, तो परेशान नहीं होना है। हम लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए समाधि स्थल से भी सवाल पूछता है। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का है तो राजघाट, जो कि बेतवा नदी पे है, तो ये राजघाट तो आपको पता ही होगा। उसके बाद अगला है जवाहरलाल नेहरू शांति वन। तो इसको कैसे याद करेंगे? जवाहरलाल नेहरू में जवाहर यानी जवान लोगों को बाबू शांत रहना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक ना, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी लाल बहादुर शास्त्री का जो है समाधि स्थल विजय घाट है। तो बाबू जो विजय घाट है इसको कैसे याद करेंगे? तो लाल बहादुर में बहादुर आ रहा है और विजय में विजय रहा है, तो बहादुर लोगों का हमेशा विजय होता है, यानी जो बहादुर होते हैं लड़ाई झगड़ा करने में, युद्धों में, वो हमेशा जीतते हैं। तो बहादुर लोगों का हमेशा विजय होता है। उसके बाद इंदिरा गांधी का जो बाबू समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल है। इसको कैसे याद करेंगे? तो इंदिरा गांधी में इंदिरा आ रहा है और शक्ति में शक्ति आ रहा है। इंदिरा में डरा आ रहा है, देखिए डरा, इंदिरा डरा, तो जिसके पास बाबू शक्ति रहेगा वो डरेगा जी, नहीं ना डरेगा, नहीं डरेगा, सिंपल सी बात है, नहीं डरेगा जिसके पास शक्ति रहेगा। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है मोरारजी देसाई अभय घाट। तो मोरारजी देसाई अभय घाट को कैसे याद करेंगे बाबू? तो देखिए अभय में आ रहा है भय और मोरारजी में आ रहा है राजी। तो अगर कोई बाबू जिसके पास भय आ गया, यानी मान लीजिए अगर कोई काम करने कह दिया और उसको भय हो गया, तो वो राजी होगा? नहीं होगा राजी, कहेगा कि नहीं हम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। मान लीजिए आपसे कह दिया कोई कि 10 जो है तगाड़ बालू फेंक दीजिए, तो आपको भय है कि हम 10 तगाड़ बालू फेंकेंगे तो रात भर हमको बुखार लगेगा, तो आपको भय हो गया, तो आप राजी नहीं होंगे। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी चौधरी चरण सिंह का बाबू, चौधरी चरण सिंह का जो समाधि स्थल है किसान घाट है, इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए किसान घाट में किसान आ रहा है और चौधरी चरण सिंह में चरण आ रहा है। तो किसान जो है बाबू, किसानों का चरण हमेशा धोना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं और उन्हीं के बदौलत हम लोग को अनाज मिलता है। तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी राजीव गांधी का वीर भूमि हो जाएगा और जगजीवन राम का समता हो जाएगा, ठीक ना। जगजीवन राम का समता, तो इसको देख लीजिए, जगजीवन में जग आ रहा है और बाबू समता में समता आ रहा है, यानी जो जग में अगर हम लोग को जीना है तो हमेशा समता के साथ जीना है, यानी समता मतलब होता है कि समान, ठीक ना, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं। बार बार परीक्षा में जो पूछता है तो सबको याद नहीं करना है, जितना मैंने लिखा है इसको देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। किताब में बहुत चीज़ लिखा रहता है और आपको टीचर भी बहुत सारे पढ़ाते हैं, तो परीक्षा में पूछने जाने की संभावना ना मात्र के बराबर होती है। और जो मैं बता रहा हूँ ये मैक्सिमम पूछा जाता है, तो मैक्सिमम को हम लोग तो कवर करेंगे ना।
तो देखिए, पहला है प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये मैंने आपको बताया था बाबू। उसके बाद अगर बात की जाए राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और शहीद दिवस आपको 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये जनवरी वाले हो गए, जिसको कवर कर लीजिएगा आप, ठीक। उसके बाद अगर बात की जाए आगे, तो आगे है शहीद दिवस बाबू। शहीद दिवस बिहार सरकार द्वारा 15 फरवरी को, ये आपको इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो जो शहीद दिवस है बिहार सरकार द्वारा वो 15 फरवरी को मनाया जाने लगा है। उसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाए तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस और बिहार दिवस ये दोनों 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस आपको 1 मई को मनाया जाता है। तंबाकू रोधी दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मैंने आपको बताया था 29 जून को मनाया जाता है, जब इकोनॉमिक्स का क्लास करा रहा था। तो उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस बाबू आपको 11 जुलाई को मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस नीरज चोपड़ा के उपलक्ष्य में जब ये गोल्ड मेडल जीते थे तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस बाबू आपको 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद अगर हिंदी दिवस का बात की जाए तो हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस आपको 16 सितंबर को मनाया जाता है, इसको भी मैंने आपको बताया था। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है महात्मा गांधी की जयंती पर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाकी जो बाल दिवस है 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो पता ही है। मधुमेह दिवस 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ये भी परीक्षा में पूछता है, इसको भी देख लीजिए। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बाबू 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और वीर बाल दिवस आपको 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को आपको वीर बाल दिवस 2022 से मनाया जाने लगा है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट है, अब इस पर तो ट्रिक आदमी नहीं बना सकता है, ठीक ना। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए इसमें आपको दिक्कत होता है तो आपको कैसे याद करना है, जैसे मान लीजिए 5 याद कर लिए, तो 5 याद कर लिए तो यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे विश्व वानिकी दिवस, तो यहाँ विश्व वानिकी लिख दिए। उसके बाद बालिका दिवस लिख दिए और उसके बाद इधर सबका अलग अलग लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए विश्व वानिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, उसके बाद बालिका दिवस मान लीजिए जिस दिन मनाया जाता है, तो उसको अलग अलग लिखकर और क्रॉस वेरीफाई कीजिएगा, तो वैसे जल्दी याद हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे हम लोग का टॉपिक क्या है। तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है, तो बिहार से है। चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया था बाबू, तो लियोनार्डो दा विंसी ने किया था। उसके बाद चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था बाबू, तो जहांगीर के समय ये हुआ था। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है, तो चित्रकला में। जैमिनी राय जो है वो चित्रकला में नाम कमाया है। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो सरहुल झारखंड में मनाया जाता है। ओणम जिस प्रकार केरल से संबंधित है उसी प्रकार पोंगल किस राज्य से संबंधित है, तो ओणम बाबू है वो केरल में मनाया जाता है और जो पोंगल है वो तमिलनाडु का है आपका मनाया जाता है, ठीक। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है बाबू, तो लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। उसके बाद बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो असम का है। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो पुरी में मनाया जाता है, ठीक ना। इसको मैं चाहता तो बहुत धीरे धीरे बोल सकता था और पढ़ा सकता था और जो वीडियो का ड्यूरेशन है उसको खींच सकता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मैं जितना आपको कम समय में आपको करा दूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके फ़ायदा हो, यही मैं चाहता हूँ, ठीक ना। चाहता तो मैं इसको 1-1.5 घंटा भी वीडियो बना सकता था, लाइव भी करा सकता था, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आपको, ठीक ना। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका लाभ ही चाहता हूँ, ठीक। अगला सवाल है कि राजस्थान का पुरस्कार जो पुष्कर मेला है वो किस माह में लगता है, ये परीक्षा में बार बार पूछता है, तो ये नवंबर माह में लगता है। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है, तो बाबू जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। उसके बाद युगादि किसका 9 वर्ष पर्व है बाबू, तो युगादि गुजरातियों का आपका 9 वर्ष का पर्व है। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो रामेश्वरम में है, ठीक। बेलूर मठ कहाँ स्थित है बाबू, तो कोलकाता में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है, तो मुंबई में है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में है। ये सभी चीज़ें आपको परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था, ये मध्य प्रदेश में है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में है। पीसा का मीनार आपको कहाँ है बाबू, इटली में है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। कंबोडिया स्थित अंकोरवाट मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु को, ठीक ना, यानी विष्णु भगवान के लिए समर्पित है। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये अंकोरवाट मंदिर है ये किसने बनवाया था, अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करके बताइए। वेलिंगवाल कहाँ स्थित है बाबू, तो वेलिंगवाल आपको जेरूसलम में है। कहाँ है, जेरूसलम है, ठीक। उसके बाद अगला है किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है बाबू, तो आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में ये चीज़ है। भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत कब की गई थी, तो बाबू आपको तार सेवा की शुरुआत कोलकाता डायमंड हार्बर के बीच की गई थी, ठीक ना, डलहौजी के समय। उसके बाद अगला सवाल है डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो 1972 में की गई थी। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु है। इसरो का गठन कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1969 को किया
किया गया था इसका गठन। उसके बाद अगला सवाल है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो ये बाबू 1965 में थुम्बा में की गई। कहाँ की गई? 1965 में थुम्बा में। भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट है। भारत नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? खड़गवासला में है। इंडियन नेवल अकादमी कहाँ है? तो कोची में है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पुराना सशस्त्र बल कौन है बाबू? तो असम राइफल है, जिसकी स्थापना 1835 में हुई थी। ये सबसे पुराना है, ठीक ना। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में भी देख लेते हैं। यूएनओ का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक ना। यूएनओ का स्थापना आपको 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। और 193वां बाबू पूछता है परीक्षा में, तो दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो बाबू 6 अंग है। कितने अंग हैं? 6 अंग है, ठीक ना। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को लघु संसद भी कहा जाता है? तो लघु संसद किस अंग को कहा जाता है? तो महासभा को। यानी जो इसका 6 अंगों में एक अंग है महासभा, उसको लघु संसद कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो बाबू नीदरलैंड के हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग में। यूएनओ के महासचिव का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो 5 सालों का होता है। कितने साल का? 5 सालों का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएनओ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो जो बाबू इसके सुरक्षा परिषद है, इसको बेसिकली आपको विश्व का पुलिसमैन भी बोला जाता है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, विश्व का पुलिसमैन भी बोला जाता है, ठीक ना। विश्व का पुलिसमैन परीक्षा में ये भी पूछता है, इसको मैं लिखना भूल गया। तो इसमें बेसिकली आपको 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 जो हैं अस्थायी सदस्य जिसके पास वीटो पावर है, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनका नाम है फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। तो इसको कैसे याद करेंगे? ये परीक्षा में बार बार पूछता है, इनमें से कौन 5 अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसके लिए ट्रिक है फर्स्ट रेस। क्या ट्रिक है? फर्स्ट रेस। इसको देख लीजिए, हम लोग कैसे जानेंगे। फर्स्ट से हो जाएगा फ्रांस, ठीक ना। यहाँ मैं रेस लिया हूँ, तो रेस को हम लोग कोरिलेट कैसे करेंगे? खाली एफ रेस लिख देंगे तो गलती हो जाएगी ना, मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं फर्स्ट रेस लिया हूँ। यानी कहने का मतलब है कि रेस में कोई फर्स्ट आ गया, तो फर्स्ट में आपका जो फर्स्ट है यानी एफ से आपका फ्रांस हो जाएगा। बाकी आर से हो जाएगा रसिया, ए से हो जाएगा आपका अमेरिका, सी से हो जाएगा आपका चाइना, और ई से हो जाएगा इंग्लैंड। तो फर्स्ट रेस याद कर लीजिए, जो 5 अस्थायी सदस्य हैं। चलिए, इनके पास वीटो पावर है, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो बाबू जो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 सालों का होता है, और इनका जो अल्फ़ाबेटिकल ये रूप में होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन है? तो यूएनओ का कार्यकारी भाषा आपको बाबू अंग्रेजी और फ्रेंच है, यानी अंग्रेजी और फ्रेंच इसका कार्यकारी भाषा है। ये भी परीक्षा में पूछता है। उसके बाद कुछ और अन्य संगठन देख लेते हैं जिसको की स्थापना पूछता है, तो इसको मैं आपको ट्रिक से याद कराने का कोशिश करूँगा, इसलिए कि यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन आपको होता होगा। बाकी यूएनओ में कन्फ्यूजन नहीं होता है, इसलिए कि यूएनओ एक याद कर लीजिए कि इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक ना। चलिए इसको कैसे देखते हैं बाबू? देखिए, बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुआ होता, G20 के 1999 में हुआ था, और G7 के 1975 में हुआ था। तो इन तीनों को एक जैसे याद करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, बालक है, और मम्मी से अपना बिस्किट मांग रहा है, नहीं मांगता है पैसा, मम्मी पैसा दे दो, बिस्किट लाना है, मम्मी पैसा दे दो, बिस्किट मांग रहा है, यानी सता रहा है। क्या कर रहा है? सता रहा है। तो 97 में सताना आ गया, यानी बिस्किट के लिए वो क्या कर रहा है? सता रहा है। आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। तो सता रहा है, तो बाबू मम्मी पूछी कि कितना रुपया चाहिए तुमको, बताओ कितना रुपया चाहिए? तो मांगा 20 रुपया हमको चाहिए। कितना रुपया चाहिए? 20 रुपया। तो मम्मी कही नो नो नो, 20 रुपया हम तो नहीं देंगे, नो नो 20 रुपया नहीं देंगे। 20 रुपया का बिस्कुट मिलेगा जी, 20 रुपया का बिस्किट मिलेगा। तो यहाँ से आप G20 का 1999 याद कर लेंगे। तो बाद में बोली कि अच्छा, तो बोला कि बाबू कितना रुपया दोगे? तो बोला कि तुमको कितना चाहिए बताओ? तो बोला कि हमको 7 ही रुपया दे दो। तो कही कि नहीं, हम 7 रुपया नहीं देंगे, तुमको 5 रुपया देंगे। क्या देंगे? 5 रुपया। आपको थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा ये ट्रिक, लेकिन एक बार अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए, तो फिर आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई छोटा बाबू है, वो अपने मम्मी से बिस्किट के लिए पैसा मांग रहा है, यानी सता रहा है उनको, तो 1997 हो जाएगा। कितना मांग रहा है? 20 रुपया मांग रहा है। तो मम्मी 20 रुपया सुनते ही नाना कह दी, यानी नो नो कह दी, तो 99 हो जाएगा। फिर पूछी कि अच्छा अब बताओ कितना चाहिए तुमको, रो मत। तो 7 रुपया मांगा, तो बाबू 7 रुपया ना देकर वो कितना दे दी? 5 रुपया दे दी। यहाँ 7 5 हो जाएगा, यानी 1975 हो जाएगा। तो G7 की स्थापना जो है 1975 में हुआ था। तो आई होप आप इस बात को समझ होंगे। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगला है आसियान। आसियान का बाबू जो आप इसका स्थापना है वो 1967 में हुआ था। इसको कैसे याद करेंगे? तो मान लीजिए कि आप की कोई गर्लफ्रेंड है, हालांकि होनी नहीं चाहिए पढ़ाई के, ठीक ना, पढ़ाई के दौर में होनी नहीं चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि है, ठीक ना। मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप उसका हाथ मांगने उसके पिताजी के पास गए। तो पिताजी के पास गए तो पिताजी पूछेंगे ना कि बाबू तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास तो कुछ रहने के लिए है ये नहीं है, आसियान भी नहीं है रहने के लिए, क्या करोगे? तो आप क्या कहिएगा कि पिताजी आप 6 से 7 दिन रुक जाइए, मैं कमा कर माला माल कर जरूर आसियान बनाऊंगा। तो यहाँ से ट्रिक आप कोरिलेट कर सकते हैं कि आप 6 से 7 दिनों में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आसियान बना लेंगे। आसियान बन जहाँ रहा जाता है तो नहीं बोला जाता कि आसियाना है, तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी जो ओपेक है, ओपेक को कैसे याद करेंगे बाबू? तो आसियान 1967 हो गया, ओपेक 1960। तो इसको कैसे याद करेंगे? ओपेक में पैक आ रहा है, पैक।
तो बाबू जो 60 वर्ष की अवस्था में हो जाते हैं, जो रिटायर होने लगते हैं, जो कर्मचारी होते हैं राज्य सरकार का या फिर केंद्र सरकार का, तो अपना पैक करके चले जाते हैं। 1960 में 60 आ रहा है और ओपेक में पैक आ रहा है, तो पैक करके अपना सामान घर पे चले जाते हैं। ठीक, उसके बाद नाटो आए। नाटो कैसे याद करेंगे? तो नाटो का आपका हुआ है 1949 में इसका स्थापना। तो इसको कैसे याद करेंगे बाबू? तो नाटो में आपका नोट आ रहा है और 1949 में चास आ रहा है। तो आपको पता है कि नोटों का चास सभी को रहता है। नोटों का चास सबको रहता है कि नहीं? किसको नहीं है नोटों का चास? बता दीजिए। सबको नोटों का चास है, यानी नोट मतलब पैसा, पैसा के साथ सबको है। उसके बाद ब्रिक्स 2006, तो ये आपको पता ही होना चाहिए, ब्रिक्स 2006 है, सबको पता है। बाकी सार्क कैसे याद करेंगे? सार्क की जो स्थापना है 1985 में हुआ था, तो 1985 में आ रहा है बाबू पीछे से। और सार्क मतलब सार्क मछली है, तो जो मछली है बाबू सार्क को पीछे से वार करती है, बहुत बड़ी मछली होती है और ये पीछे से वार करती है। ठीक है, तो आप इसको 85 से पीछे से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी संघाई आपको एससीओ है 1996 में हो गया था। रेड क्रॉस कैसे याद करेंगे? 1963 में है, तो रेड क्रॉस में रेड है और 63 में तीर है। 63 में तीर है ना, तो 63 में तीर है और रेड में रेड है, तो तीर जिसको लग जाएगा तो उसका जो ब्लड है वो निकलने लगेगा और ब्लड रेड होता ही है, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी WHO बाबू 1948 में, WTO 1995 में और एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में। इन तीनों को याद कर लीजिएगा, ये आपको याद भी होगा, ये चीज़ जो है ये याद होगा। बाकी इंटरपोल 1923 में है और वर्ल्ड बैंक 1945 में है और IMF 1945 में है। तो ये दोनों आपको पैसों के रिलेटेड है, वर्ल्ड बैंक और इंटरपोल, वर्ल्ड बैंक और IMF। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो 1945 में आ रहा है 45। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैसे वाली चीज़ें हैं ये पापा के पास होता है, यानी पैसों का जो कमांड रहता है वो घरों में पापा के पास रहता है। तो 45 ले पापा आप कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय से भी प्रश्न पूछता है। तो बाबू नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, बेल्जियम में। आसियान देशों का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। आसियान देशों में बाबू कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। ठीक ना। उसके बाद अगला है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपको नेपाल के काठमांडू में है। उसके बाद सार्क में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। म्यांमार, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक। उसके बाद अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो अरब लीग का मुख्यालय बाबू आपको कहाँ है? काहिरा में है। कहाँ है? काहिरा में। ये सार्क के सदस्य पूछता है, तो सार्क का सदस्य आप मैप से अच्छा से याद करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया आपको बाबू मालदीव, म्यांमार नहीं होगा। ठीक ना, सार्क में म्यांमार नहीं होगा, मालदीव होगा। ठीक ना, इसको काट दीजिए, म्यांमार नहीं होगा, मालदीव होगा। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताया बाबू, ये आपको सार्क में आएगा। ठीक ना, म्यांमार आपको नहीं आता है सार्क में। ठीक, म्यांमार आपको आसियान देशों में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ओपेक का मुख्यालय बाबू कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है बाबू ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। कहाँ है? ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। उसके बाद अगला है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय आपको इटली के रोम में है। ठीक ना, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो देखिए ओपेक में तो मैंने आपको बताया ही था। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, ओपेक में जो 1960 में हुआ था उसमें ये बताया था आपको ट्रिक कि 60 वर्ष पर जब हो जाते हैं, रिटायर होते हैं, तो पैक करके चले जाते हैं। यहाँ इसका अगर मुख्यालय का याद करना है तो वियना में पियना आ रहा है, यानी कोई दारू पी रहा है और पैक में पैक बनाता है, तो जो दारू शराब पीते हैं वो पैक ही बनाते हैं। ठीक। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन में बाबू रोम आ रहा है। रोम, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो आपको पता ही है कि कृषि में जो किसान होते हैं अपना रोम लगा लेते हैं, रोम लगा देते हैं, यानी बहुत मेहनत करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यानी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, यानी विकास बैंक, एशिया विकास बैंक, उसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको स्विट्जरलैंड के बर्न में है। तो आपको पता है कि जो डाकिया होते हैं वो आपको धूप में भी जो डाक है वो घर घर तक पहुँचाते हैं, तो उनका जो त्वचा है, यानी जो उनका स्किन है, बर्न हो जाता है, बर्न मतलब जल जाता है, तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी इंटरपोल का मुख्यालय आपको कहाँ है? लियोन में है। कहाँ है? लियोन में। ठीक ना। चलिए उसके बाद प्रमुख तथ्य देख लेते हैं यहाँ से कुछ वाद्य यंत्रों वाला। जैसे कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? बाबू सितार, ये बार बार परीक्षा में पूछता है। जाकिर हुसैन, गुदई महाराज और किशन महाराज किस वाद्य यंत्र को से संबंधित है? तो बाबू तबला से है। तो मान लीजिए कि तबला आप बजा रहे हैं, तो तबला बजा रहे हैं, आपको बजाना ही नहीं आ रहा है, तो सब हंसने लगे, तो हुसैन हो जाएगा। गुदई से सबको गुदगुदी पड़ गया, तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। ठीक ना, किशन महाराज को देख लीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो बाबू बांसुरी को बजाते थे। उसके बाद अमजद अली खान, बार बार परीक्षा में पूछता है, अमजद अली खान, तो ये सरोद हो जाएगा, सरोद हो जाएगा, अमजद अली खान। ठीक। शहनाई वादक के रूप में कौन प्रसिद्ध है बाबू? तो आपको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक के रूप में प्रसिद्ध है। शिव कुमार शर्मा का भी परीक्षा में पूछता है, ये संतूर वादक हैं। कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है? तो बाबू शहनाई है। उसके बाद सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा हो जाएगा। और पन्नालाल जो घोष हैं, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी से। ये भी परीक्षा में पूछता है, तो ज़्यादा नहीं, आपको बस इतना ही याद कर लेना है। चलिए कुछ शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य का यहाँ पर मैं ट्रिक भी लिख दिया हूँ। भारत नाडु गान करना पूरी आदि का तकुतर। इसको आप मात्र 8 बार बोलिए, वीडियो को पॉज करके बोलिए, भारत नाडु गान करना पूरी आदि का तक उत्तर।
या आधी पूरी भी बोल सकते हैं या पूरी आधी भी बोल सकते हैं। तो भारतनाट्यम मतलब भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। गान मतलब यक्षगान जो कि कर्नाटक का है, ठीक ना। यहाँ से आप समझ जाइए अच्छे से, हड़बड़ाना नहीं है, इसको समझ जाइएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछता है कि यहाँ जो भारतनाडु मतलब भारतनाट्यम, और नाडु से तमिलनाडु हो जाएगा, गान से हो जाएगा यक्षगान, और करना से कर्नाटक हो जाएगा, पूरी से हो जाएगा कुचिपुड़ी, आदि से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कथक से हो जाएगा कथक, और उत्तर से हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो आई होप इस बात को समझे होंगे। ये शास्त्रीय नृत्य है जो कि परीक्षा में बार बार पूछता है। तो इसका ट्रिक है भारतनाट्यम गान करना पूरी आधी कथक उत्तर, भारतनाट्यम गान करना पूरी आधी कथक उत्तर, ठीक ना। इसको 8 बार बोलिए, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ छप जाएगा। चलिए उसके बाद बाबू जो जिसमें अट्टम अट्टम आता है, जैसे कि मोहिनी अट्टम, कृष्ण अट्टम, कुड़िया अट्टम, ठीक ना, कलिया अट्टम, तो ये जो भी आटा है वो केरल से संबंधित हो जाएगा। जिसमें लास्ट में अट्टम आएगा वो आपको केरल से संबंधित हो जाएगा। और कथकली याद कर लीजिए, केरल से संबंधित है। कथकली कहाँ से संबंधित है, केरल से। उसके बाद बात करते हैं आगे कुछ बाबू लोक नृत्य है कि छऊ और पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो छऊ और पाइका है ये झारखंड का लोक नृत्य है। कहाँ का है, झारखंड का। उसके बाद अगला है भंगड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब से है। कठपुतली और कालबेलिया नृत्य जो है बाबू किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से, ये भी परीक्षा में पूछता है। उसके बाद चोंग नृत्य जिस प्रकार नागालैंड से संबंधित है उसी प्रकार जो मखोटा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है, तो चोंग से चोंच हो जाएगा, तो चोंच नाग से नागालैंड में नाग आ जाएगा, तो चोंच नागों का होता है ना। उसके बाद मखोटा का बात की जाए बाबू तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मखोटा का कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो मखोटा आपको पता है, जब मुखोटा लगाते हैं जब जैसे कि कोई रैली निकलता है, मान लीजिए मोदी जी का रैली निकल गया या फिर किसी भी नेता का रैली निकल गया, तो उनके जो उनका जो फेस है यानी उसका मुखोटा जो जनता है वो पहन कर आती है, नहीं पहन कर आती है ऊपर से। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। बाकी अरुणाचल में चल आ रहा है तो चल देते हैं मुखोटा पहनकर। उसके बाद आगे है गरबा और डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गुजरात का, ये तो आपको पता ही है। लावड़ी और तमाशा बार बार पूछता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। कजरी और रासलीला ये बाबू उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है, ये भी परीक्षा में पूछता है, तो इसको भी देख लीजिए। और जो रौफ है, रौफ किस राज्य का लोक नृत्य है, जम्मू कश्मीर में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो जो जम्मू कश्मीर में आपको पता ही ठंडा पड़ता है, और ठंडा पड़ता है तो वहाँ के आदमी उफ उफ करते हैं, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए उसके आगे है ध्रुपद गायक के लिए प्रसिद्ध घराना है बाबू, तो ग्वालियर घराना है। गायन के ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था, तो मानसी तोमर ने किया था। गज़लों का जनक किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो का कहा जाता है। बेगम अख्तर का जो बेगम अख्तर हैं ये किससे संबंधित है, तो शास्त्रीय गज़ल व ठुमरी से संबंधित है, ठीक ना। तो ये भी परीक्षा में आपके बार बार पूछता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। उसके आगे हम लोग प्रमुख पुरस्कार देखते हैं। सब चीज़ मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा है, परेशान नहीं होना है, बस आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक। यदि आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो जल्दी लग रहा है तो आप नॉर्मल स्पीड से देखिए ना, इसलिए कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। यदि मैं ही धीरे धीरे बोलने लगूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं सोचूंगा यार मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ लड़कों का, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलता हूँ। जो याद करने वाली चीज़ है आप उसको याद कर लीजिए, जहाँ कन्फ्यूजन होने वाला चीज़ है मैं आप उसको मैं वहाँ से देसी ट्रिक से सहायता से याद भी करा दे रहा हूँ। चलिए अगला है नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो बाबू नोबेल पुरस्कार की शुरुआत आपको 1901 में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा की गई थी, ठीक ना। नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो स्वीडिश अकादमी द्वारा। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बाबू, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक। कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में। शांति के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था, तो 1979 में। शांति के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको प्रथम भारतीय महिला को मिला था, तो 1979 में। अमर्त्य सेन को 1998 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हुआ था। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1968 में, ठीक ना। कहीं 1969 भी लिखा रहता है, तो ऑप्शन के अनुसार मार देना है, बाकी 1968 होगा, ठीक। यानी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार आपको 1968 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला है रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था बाबू, तो 1913 में मिला था। भौतिक विज्ञान से संबंधित सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1930 में। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई है इंपॉर्टेंट है। सीवी रमन को 1930 में मिला था, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था, और अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वेलफेयर में, ठीक ना। तो आप इसको देख लीजिएगा। बाकी बाबू 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी आपको मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक ना। ये बचपन बचाओ आंदोलन के प्रेरणा करता है, ये परीक्षा में पूछता है। अगला सवाल है पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये परीक्षा में पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में, और इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो 1969 में, ठीक ना। देविका रानी रोरिक, आई थिंक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उनको सबसे पहले मिला था। उसके बाद अगला है कि 1965 में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसको दिया गया था, जी शंकर कुरूप को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, तो बाबू राजीव गांधी खेल रत्न की जो पुरस्कार है इसको शुरुआत 1992 से 93 में की गई थी, ठीक ना। तो 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये परीक्षा में बार बार पूछता है, तो इसको भी आपको याद करना है। और जो पुरस्कार भी पूछता है तो 1961 में हो जाएगा। द्रोणाचार्य अगर पुरस्कार पूछता है तो ये सारे खेल से संबंधित पुरस्कार हैं, तो ये 1985 में हो जाएगा। ध्यानचंद खेल पुरस्कार जो बाबू अगर पूछ देगा तो 2002 हो जाएगा। ये जो मैंने आपको चारों चीज़ याद कराया है ये
आपको कहीं एक जगह नोट कर लीजिए, ये परीक्षा में पूछता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992, अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 और ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बोरलक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बाबू कृषि के पैदावार के उल्लेखने के लिए आपको कृषि क्षेत्र में ये बोरलक पुरस्कार दिया जाता है। अगला सवाल है भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान कौन है बाबू? तो भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और ये 1957 में शुरू हुआ था। किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो सत्यजीत रे। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय जिसने ऑस्कर पुरस्कार जीता था बाबू? तो भानु अथैया। गांधी फिल्म के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सुमित्रानंद पंत। ये भी आपको परीक्षा में पूछता है चिदम्बरा के लिए, तो इसको याद कर लीजिए। वैसे अगर 1965 का सर्वप्रथम मैंने आपको बताई है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला है, ठीक ना। अगर आपको पूछ देगा कि हिंदी के लिए किसको मिला है सबसे पहले, तो सुमित्रानंद पंत को मिला है। कलिंग पुरस्कार जिसका शुरुआत 1952 में की गई थी, ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा। ये भी परीक्षा में पूछता है। तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था बाबू? तो आपको मध्य प्रदेश द्वारा, ठीक ना। अगला सवाल है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो किरण बेदी को सबसे पहले भारतीय महिला जो है इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है। अगला सवाल है कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है, तो अरुंधति राय है जो कि प्रथम भारतीय महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1954 में, ठीक ना। भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में की गई है। और वही अगर दूसरा सम्मान की बात की जाए तो आपको पद्म विभूषण आ जाएगा, उसके बाद पद्म भूषण आएगा, उसके बाद पद्मश्री आएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न से सम्मानित पुरस्कार किसे दिया गया था? तो बाबू सबसे पहले आपको सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। किसको? सी राजगोपालाचारी को। और इन्हीं के साथ एस राधाकृष्णन को और सी.वी. रमन को भी दिया गया था। तो इसका ट्रिक है ट्रिपल आर। क्या है? ट्रिपल आर। एक आर से हो जाएगा राजगोपाल चारी, एक आर से हो जाएगा राधाकृष्णन और एक आर से हो जाएगा सी.वी. रमन, ठीक ना। इसका अगले साल पंडित नेहरू को भी दिया गया था 1955 में, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसको याद कर लीजिए। उसके बाद अगला सवाल है राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1962 को दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार मरणोपरांत व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? पहले मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1966 से लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। इन्हीं समय से बाबू मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। तोड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। चलिए खेल परिदृश्य में देख लेते हैं हम लोग। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आपको बाबू 1896 में हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। उसके बाद अगला सवाल है कि ओलंपिक ध्वज पर अंकित जो 5 छल्ले होते हैं, ये किसके प्रतीक है? तो वो जो 5 छल्ले हैं वो पाँचों आपको महाद्वीपों का प्रतीक है, ठीक ना। चलिए उसके बाद अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का आपका जो मुख्यालय है वो लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुसाने बाबू आपको स्विट्जरलैंड में, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। 1928 में बाबू सबसे पहले हॉकी का पहला स्वर्ण पदक भारत ने जीता था और इसी वर्ष आपको भारत शामिल भी हुआ था, ठीक। चलिए अगला सवाल है ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा कब शुरू की गई थी बाबू? तो 1928 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1928 में शुरू की गई थी। उसके बाद अगला सवाल है कि ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है बाबू? तो कड़म मल्लेश्वरी है। कौन है? कड़म मल्लेश्वरी। उसके बाद अगर बात की जाए एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था बाबू? तो एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन आपको 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, ठीक ना। यह आई थिंक मैंने गलत बता दिया शायद। ये जो सबसे पहले 1928 में ही हुआ था, हमको लग रहा है 1928 में नहीं, 1956 में सर्वप्रथम भारतीय जो मैरी लीला राव हैं वो 1956 में भाग ली थी, ठीक ना। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। चलिए पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ शुरू हुए थे बाबू? तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ जो गेम्स है वो हैमिल्टन शहर में हुआ था 1930 में। कहाँ हुआ था? 1930 में हैमिल्टन में। उसके बाद अगर बात की जाए अगला सवाल कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार भाग कब लिया था? तो भारत जो है प्रथम बार आपको दूसरा जब राष्ट्रमंडल खेल हुआ था 1934 में लंदन में, उस समय भाग लिया था। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं सवाल। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? शोएब अख्तर जाना जाता है। टेस्ट मैचों में जो बाबू 2 बार ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो वीरेंद्र सहवाग है, ठीक ना। ये भी परीक्षा में पूछता है। उसके बाद कुछ हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियाँ देख लेते हैं, जैसे कि फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी पूछ देता है परीक्षा में, तो उसको देख लेते हैं। जितने भी ट्रॉफी है उसको हम लोग देखकर उसके बाद हम लोग स्लाइड देखेंगे। स्लाइड में भी है कि किस खेल से कितने खिलाड़ी आते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, इसको भी ट्रिक से देख लेंगे। खेल परिसरों को ट्रिक से देख लेंगे। उसके बाद मानचित्र की रेखाएं देख लेंगे, ठीक। तो यह हम लोग क्लास को समाप्त कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फुटबॉल का देख लेते हैं। तो फुटबॉल का बाबू ट्रिक है सूफी
राव, यहाँ मैं छोटा ले रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। मैं घेरूंगा नहीं, अगर इसको घेर दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना, इसलिए कि जल्दी अच्छा से नहीं समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइन करूँगा। तो देखिए इसका ट्रिक है, फुटबॉल का आप ट्रिक याद कर लीजिए, 3-4 बार बोल लीजिए और एक जगह कॉपी में लिख दीजिए। इन सब करने में, ये सब चीज़ करने में आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा और 10 मिनट में आपको सब चीज़ याद हो जाएगा, ठीक। देखिए, सूफी राव और यूरो ने संतोष की डम से फुटबॉल खेला। इसका ट्रिक है, सूफी राव और यूरो ने संतोष की डम से फुटबॉल खेला। सूफी से हो जाएगा सुब्रतो कप, आपको सू से हो जाएगा सुब्रतो कप, फी से हो जाएगा फीफा कप। देखिए, सू से हो जाएगा सुब्रतो कप, फी से हो जाएगा फीफा कप, यूरो से हो जाएगा बाबू आपको यूरो कप, तो यहाँ छूट गया, राव छूट गया, ठीक ना, राव छूट गया, तो रॉवर्स कप हो जाएगा। और संतोष से हो जाएगा संतोष कप, डी से हो जाएगा आपको डुरंट कप, और उसके बाद यू से हो जाएगा आपको बाबू, एम से हो जाएगा मर्डेका कप। एक सेकंड में अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ, इसको बड़ा करके, ठीक ना, यहाँ मैं कलम छोटा कर ले रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो जा रहा है। देखिए, सूफी राव और यूरो ने संतोष की डम से फुटबॉल खेला, तो सू से हो जाएगा सुब्रतो कप, ठीक, फी से हो जाएगा फीफा कप, यहाँ तक आई होप समझ गए होंगे। और फी से ही आपको फेडरेशन भी कप हो जाएगा, यानी फर्स्ट है फीफा और फेडरेशन दोनों कप हो जाएगा। उसके बाद राव से रोवर्स कप हो जाएगा, यूरो से हो जाएगा यूरो कप, संतोष से हो जाएगा संतोष कप, ठीक ना। उसके बाद जो ये डी यू है बाबू, इसे हो जाएगा आपको डुरंट कप, क्या हो जाएगा, डुरंट कप। उसके बाद एम से हो जाएगा मर्डेका कप, से हो जाएगा सीजर्स कप, से ये वाला से क्या हो जाएगा, सीजर्स कप, ठीक ना। उसके बाद एक चीज़ और याद कर लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड ट्रॉफी और लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी, ये आपको एक्स्ट्रा याद करना है। तो यहाँ मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया, एक बार फिर से समझ जाइए, एक बार फिर से समझिए, थोड़ा सा मैं कलम लिया होता तो अच्छे से समझा दिया होता, बाकी ये आपको समझ में आ ही गया होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। कि सू से हो जाएगा सुब्रतो कप, फी से हो जाएगा फीफा कप, राव से हो जाएगा आपका रोवर्स कप, और फी से आपको फेडरेशन कप भी हो जाएगा, यूरो से यूरो कप हो जाएगा, संतोष से संतोष ट्रॉफी हो जाएगा, ये जो डी यू है उससे आपको डुरंट कप हो जाएगा, एम से मर्डेका कप हो जाएगा, इससे हो जाएगा सीजर्स कप, ठीक ना। बाकी ये जो है ये आपको ट्रिक के लिए था, ठीक। बाकी अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड ट्रॉफी और लाल बहादुर शास्त्री ट्रॉफी आपको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, हॉकी के लिए देख लेते हैं। हॉकी के लिए ट्रिक क्या है, नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो, आज तो राजा सिंधिया खाएंगे, कल हॉकी खेलेंगे। तो इसका ट्रिक है कि नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो, आज तो राजा सिंधिया खाएंगे, कल हॉकी खेलेंगे। इसका कैसे याद करेंगे, तो नेहरू से हो जाएगा नेहरू ट्रॉफी, ठीक, इंदिरा से हो जाएगा बाबू इंदिरा गोल्ड ट्रॉफी, ध्यान से हो जाएगा ध्यानचंद ट्रॉफी, उसके बाद रंग से हो जाएगा रंगास्वामी ट्रॉफी, बाटो से हो जाएगा बेटन कप, ये जो कि सबसे पुराना है। उसके बाद अगर आज से हो जाएगा अजतान कप, राजा से हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह कप, उसके बाद सिंधिया से हो जाएगा सिंधिया गोल्ड कप, खाएंगे से हो जाएगा आंगा खा कप, उसके बाद कल से हो जाएगा बाबू आपको कल कोई ट्रिक नहीं है, ठीक ना, ये कल ऐसे ही है। तो आगा खा कप हो गया। बाकी ये दो चीज़ याद कर लीजिए, अजलान शाह कप और वेलिंगटन कप। तो यहाँ मैंने आपको ट्रिक्स याद करा दिया, एक बार फिर से मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। हॉकी का ट्रिक है, नेहरू इंदिरा ध्यान से रंग बांटो, आज तो राजा सिंधिया खाएंगे, कल हॉकी खेलेंगे। इसको आप 4-5 बार बोलिए, एक जगह लिख लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसे दे दिया जाएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आपको परीक्षा में गलत करके आ जाएंगे। तो ट्रिक से हम लोग क्यों नहीं याद कर लेंगे। तो नेहरू से हो जाएगा नेहरू कप, इंदिरा से हो जाएगा इंदिरा कप, ध्यान से हो जाएगा ध्यानचंद कप, रंग से हो जाएगा रंगास्वामी कप, बाटो से हो जाएगा बेटन कप, आजा से हो जाएगा अजतान कप, राजा से हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह कप, सिंधिया से हो जाएगा सिंधिया गोल्ड कप, और आपको बाबू खाना से हो जाएगा आपको आगा खा कप, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्रिकेट का। तो क्रिकेट का तो मैक्सिमम याद ही होता है, फिर भी इसका ट्रिक है, रईस दिलीप झांसी दे, रईस दिलीप झांसी दे। र से हो जाएगा आपको बाबू रणजी ट्रॉफी, आपको पता ही है रणजी ट्रॉफी यहाँ लिखा गया है, रणजी ट्रॉफी हो जाएगा। ई से हो जाएगा ईरानी ट्रॉफी, आपको ई से हो जाएगा ईरानी ट्रॉफी। उसके बाद सी से अगर हो जाएगा बाबू तो सी से हो जाएगा CK नायडू ट्रॉफी, सी से हो जाएगा आपको रईस से स से हो जाएगा CK नायडू ट्रॉफी। दिलीप से हो जाएगा आपको बाबू दिलीप ट्रॉफी। उसके बाद झांसी से हो जाएगा झांसी रानी ट्रॉफी, और दे से हो जाएगा देवघर ट्रॉफी। तो ये आपको याद कर लीजिए। और बाकी ये सब आपको पता ही है कि जो शारजाह कप है, विजय हजारे ट्रॉफी है, ICC ट्रॉफी है, IPL है, ये सब एसेज है जो क्रिकेट से होता है, ठीक ना। तो मैक्सिमम आपको क्रिकेट से पता ही रहता है। उसके बाद टेनिस से देख लीजिए। तो टेनिस में बाबू, टेनिस से मैक्सिमम आपको सवाल पूछता है डेविस कप, डेविस कप आपको परीक्षा में पूछ देता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो टेनिस में लास्ट में ई आ रहा है, देखिए इसका जो है उपसर्ग प्रत्यय मैंने आपको बताया था ना, जो प्रत्यय है ई आ रहा है, डेविस में भी इसका प्रत्यय ई आ रहा है। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं इस चीज़, ठीक। बाकी ये सब ग्रैंड स्लैम है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया आपका, उसके बाद विंबलडन ओपन हो गया, अमेरिका ओपन हो गया, ये सब जो है ग्रैंड स्लैम है। तो ये आपको पता ही है कि टेनिस से संबंधित है। उसके बाद शतरंज, शतरंज जो है बाबू, शतरंज है वो आपको इससे संबंधित खेतानी ट्रॉफी है। कौन है, खेतान ट्रॉफी, ये भी परीक्षा में पूछता था। इसको कैसे याद करेंगे, तो शतरंज में रंज आ रहा है, यानी जो रंज है, ठीक ना। तो आपको पता है कि खेतों के लिए बाबू, यानी जो खेती के लिए आम जो होते हैं किसान,
यानी जो गाँव देहात में होते हैं उनमें रंजिश हो जाता है, पानी काटने के लिए, एक दूसरे के खेत में पानी करने के लिए आपसी रंजिश हो जाता है, ठीक ना। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि खेतों के लिए झगड़ा कर लेते हैं, यानी रंजिश मतलब झगड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी वॉलीबॉल के लिए देख लीजिए फेडरेशन कप और इंडिया स्वर्ण कप, ठीक। उसके बाद बास्केटबॉल के लिए देख लीजिए, बास्केटबॉल के लिए आपको परीक्षा में सर्विसेज ट्रॉफी पूछता है परीक्षा में, और विशेष गुप्ता ट्रॉफी पूछता है। बैडमिंटन के लिए देख लीजिए, तो बैडमिंटन में बहुत सारा कप है, इसलिए इसका ट्रिक है दीवाना सुधीर तुल्ला का नारंगी चड्ढा देख थम गया। दीवाना सुधीर तुल्ला का नारंगी चड्ढा देख थम गया। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो दीवाना से आपका बाबू हो जाएगा दीवाना कप, सुधीर से हो जाएगा सुधीर रमन कप, तुल्ला से हो जाएगा रहमतुल्ला कप, नारंगी से हो जाएगा नारंगी कप, चड्ढा से हो जाएगा चड्ढा कप, ठीक ना। और थम से हो जाएगा आपको बाबू थमस कप, और उबेर कप आप बस याद कर लीजिए, ठीक। तो आप आई होप आप इस बात को समझे होंगे। जितना भी मैंने ट्रिक बताया आप इसको बस 4 से 5 बार बोलिए, याद कीजिए और एक जगह लिख दीजिए, फिर मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं भूलिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं गोल्फ से बाबू। तो गोल्फ से बाबू कौन कौन सा है, तो देखिए प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ये ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है, राइडर आपको गोल्फ से संबंधित है, बाकर गोल्फ से है, और सर्किट भी गोल्फ से है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है जो गोल्फ है ये बड़े बड़े लोग खेलते हैं, यानी प्रिंस लोग खेलते हैं, ठीक ना। और राइड करके जाते हैं, आपको पता ही है ये राइड करके जाते हैं गोल्फ। जो गोल्फ होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई हॉर्स पे भी गोल्फ खेला जाता है ना जी। तो हॉर्स पे भी अगर घोड़े पर खेल देंगे तो राइड करके जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगर मान लीजिए गोल्फ कोई खेल रहा है तो ये प्रिंस लोग हैं। कोई अगर आप बक बक करेंगे तो आपको कपारो फोड़ देंगे, सर फोड़ देंगे, सर्किट से सर हो गया, और बक बक करेंगे तो फोड़ देंगे, यानी गोल बना देंगे आपका सर फोड़कर। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी जो पोलो है बाबू, पोलो से आपको परीक्षा में पूछता है क्लासिक कप, एजरा कप और राधा मोहन कप। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो जो मोहन है बाबू, जो मोहन है उसको जरा भी क्लास में मन नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, क्लास में मन नहीं लगता है, ठीक ना। उसको जरा भी मन नहीं लगता है, तो इसका आप याद कर लीजिएगा कि जो मोहन है उसको जरा भी क्लास में मन नहीं लगता है। ये किससे संबंधित है, पोलो से, ठीक। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, जैसे टी शब्द बार बार परीक्षा में पूछता है, वो गोल्फ से संबंधित है। बटरफ्लाई किस खेल से संबंधित है, तो ये जो बाबू है तैराकी से संबंधित है। बाकी जो शब्द है वो तो बहुत सारा है, तो उतना याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग कुछ स्लाइड की सहायता से देख लेते हैं। जैसे परीक्षा में बार बार आपको पूछता है कि खिलाड़ियों की संख्या बताइए, कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ ट्रिक भी लिख दिया हूँ। अपना ये नोट्स है, इसको मैं लिखता तो समय भी लगता, तो अच्छी राइटिंग में लिखा हुआ था, तो इसको मैंने यहाँ पे फ़ोटो खींचकर इसको ऐड कर दिया। जैसे इसका ट्रिक है, P4 बास्केट वाली ने जिम खोली। इसको आप लोग 5-6 बार बोलिए, एक जगह लिख भी दीजिएगा। P4 बास्केट वाली ने जिम खोली। P से हो जाएगा पोलो, तो पोलो में आपको बाबू 4 हो गया, इसका मतलब 4 खिलाड़ी होते हैं। बास्केट तो उससे बास्केटबॉल हो जाएगा, 5 खिलाड़ी हो जाएगा। वाली से हो जाएगा वॉलीबॉल, 6 खिलाड़ी हो जाएगा। ने से हो जाएगा नेटबॉल, 7 खिलाड़ी हो जाएगा। जिम से हो जाएगा जिम्नास्टिक, 8 खिलाड़ी हो जाएगा। खोलो से हो जाएगा खो खो, 9 खिलाड़ी हो जाएगा। तो यहाँ से जितने भी मैंने आपको ट्रिक बताया है, P4 बास्केट वाली ने जिम खोली। P4 से पोलो से 4 खिलाड़ी, बास्केट से बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वाली से वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, ने से नेटबॉल में 7 खिलाड़ी, जिम से जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी, और खो से हो जाएगा आपको खो खो, जिसमें 9 खिलाड़ी है, ठीक। उसके अलावा बाबू अब देख लेते हैं। उसके अलावा जैसे कि इसका ट्रिक है HCF। मान लीजिए किसी भी चीज़ का 11 HCF आया, कितना आया, 11। आपको याद कर लेना है कि HCF 11 आया, तो H से हो जाएगा हॉकी, C से हो जाएगा क्रिकेट, और F से हो जाएगा फुटबॉल। यानी कि हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में बाबू आपको 11-11 खिलाड़ी होते हैं एक टीम से, ठीक। उसके बाद बात करते हैं वाटर पोलो का और कबड्डी का। तो वाटर पोलो और कबड्डी जो है बाबू, उसमें आपको 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक ना। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो मान लीजिए कि जो पानी में है आप कबड्डी एक साथ खेल रहे हैं, पानी में आपको कबड्डी एक साथ खेलना है, साथ साथ खेलना है। तो पानी से हो जाएगा वाटर पोलो, पानी हो जाएगा, ठीक है, वाटर मतलब पानी होता है, और कबड्डी से कबड्डी हो जाएगा, और साथ से आपको 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बाबू कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, उसमें 5 प्लेयर रिजर्व रहते हैं, ये भी परीक्षा में पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा। बाकी रग्बी फुटबॉल में सबसे ज़्यादा 15 खिलाड़ी होते हैं, और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। इसको कैसे याद करेंगे, बेसबॉल में देखिए ब जो है ये 9 तरीका 9 जैसा है ना, 9 भी आपको ऐसे ही रहता है, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी लॉन टेनिस और जो टेबल टेनिस है इसमें 1 या फिर 2 रहते हैं। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। ये खिलाड़ियों की संख्या से आपको परीक्षा में सवाल पूछता है। अब हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट में, इसको भी हम लोग समाप्त कर लेंगे। जैसे कि पूछता है परीक्षा में कि प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल के बारे में, कि कौन सा खेल इस देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। तो ये आपको परीक्षा में पूछता है, तो इसको भी हम लोग कवर कर ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हॉकी का। तो बाबू जो हॉकी है ये भारत का राष्ट्रीय खेल है, और आपको पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो आपको तो पता ही है कि जो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो उसे रिलेट कर लीजिए कि जो पाकिस्तान है भारत से अलग हुआ है, तो इसका भी हॉकी जो है राष्ट्रीय खेल होगा, ठीक ना। उसके बाद अगर बात करते हैं क्रिकेट बाबू, तो क्रिकेट किसका राष्ट्रीय खेल है, तो जो क्रिकेट है वो ऑस्ट्रेलिया का है और इंग्लैंड का है। तो जो क्रिकेट के जन्मदाता है इंग्लैंड को ही माना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बाबू आपको पता है कि ये क्रिकेट में बहुत आगे हैं, इनके जो खिलाड़ी हैं वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे मतलब अच्छा खेलते हैं। तो यहाँ से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद अगर फुटबॉल का बात की जाए, तो फुटबॉल को सबसे पहले हम लोग निपटा लेते हैं। जैसे ब्राज़ील हो गया फुटबॉल में, उसके बाद फ्रांस हो गया फुटबॉल में,
और आपको स्कॉटलैंड नहीं, रूस, तो जो रूस, फ्रांस और ब्राज़ील है, रूस, फ्रांस, ब्राज़ील, तो इसको याद कर लेना है कि ये फुटबॉल से संबंधित है। और आपको पता है कि ब्राज़ील में हमेशा आगे रहता है फुटबॉल में। फ्रांस से भी आपके खिलाड़ी हैं फुटबॉल में, महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, और रूस से भी आपको महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं फुटबॉल में। तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक। बाकी जो कन्फ्यूजन होता है उसको मैं आपको यहाँ से ट्रिक से याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मान कर चलिए कि टेबल टेनिस आपको कन्फ्यूजन होता है, तो टेबल टेनिस का चाइना हो जाएगा, यानी जो टेबल टेनिस है वो चाइना का आपको राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है कि चाइना जो है हमेशा गलती करता रहता है, ठीक ना, बदमाशी करता रहता है। तो भारत हमेशा उसको टेबल पर लाने की कोशिश करता है कि बाबू तो आप बैठ टेबल पर, हमारे साथ बात कर, चर्चा कर कि तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, करता है ना जी। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रग्बी का बाबू, तो जो रग्बी फुटबॉल है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। कहाँ का? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, ठीक। तो चलिए इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे बाबू, तो रग्बी से आपको आ रहा है रंग, रग्बी से रंग आ रहा है, और स्कॉटलैंड में आपको कॉट आ रहा है, काट आ रहा है। तो आप अगर कोई शाम में अगर आपको रंग डाल देगा, मान लीजिए होली का दिन है, आप दिन भर होली खेले और शाम को भी आपको कोई रंग डाल देगा, तो आप गुस्सा नहीं हो जाएंगे, तो उसको काट फोड़ देंगे, तो उसका जो है काट देंगे। आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ देखते हैं, जैसे कि श्रीलंका का देख लेते हैं। तो श्रीलंका का बाबू आपका हो जाएगा वॉलीबॉल। तो आपको श्रीलंका में श्रीलंका आ रहा है और वॉलीबॉल में बाली आ रहा है। तो आपको पता ही है कि जो बाली सुग्रीव हैं वो रामायण काल में आपको पता ही है, आप देखे होंगे रामायण सीरियल। तो बाली जो हैं वो सुग्रीव हैं, और जो जमवंत जी हैं और हनुमान जी हैं, ये सब आपको श्रीलंका मतलब आपको कोरिलेट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सा निपटा लिए। तो पाकिस्तान निपटा लिए। जैसे जापान हो गया, तो जापान को देख लेते हैं। तो जापान में ज से जापान हो जाएगा, ज से जूडो हो जाएगा। तो इसको भी देख लीजिए, ये भी आपको बहुत ईजी है। जैसे स्पेन में बाबू पेन आ रहा है और सांड युद्ध में सांड आ रहा है, तो अगर सांड आपको मार देगा तो आपको पेन करेगा ना, दर्द करेगा ही। कनाडा का आइस हॉकी हो जाएगा, तो कनाडा में आपका कान आ रहा है देखिए, और आइस हॉकी में आई आ रहा है, तो आई से आँख हो जाएगा, कान से कान हो जाएगा। तो ये दोनों रिलेट कर रहा था, यहाँ से आप इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको लगभग सब चीज़ याद करा दिया, ठीक ना, सब चीज़ आपको याद करा दिया, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच नहीं जाता है, हमको लग रहा है अब कुछ नहीं बचा। नेपाल का पूछता है, नेपाल का दंडबियो, ठीक ना, दंडबियो, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं विभिन्न खेलों के खेल परिसर। यहाँ से आपको परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे डायमंड जो परिसर है, ये बाबू इससे संबंधित खेल है, यानी जो बेसबॉल का है वो खेल परिसर का नाम क्या है, तो डायमंड है। तो देखिए बेसबॉल को कैसे याद करेंगे, डायमंड, इसको याद करने का मैं आपको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ कि जो बाबू डायमंड है वो सबसे बेस्ट होता है, जो डायमंड है यानी सबसे बेस्ट होता है। तो आप यहाँ से बेसबॉल से बेस्ट ले लीजिए, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही याद करेंगे तो कन्फ्यूजन बहुत होगा, इसलिए आप जो मैं बता रहा हूँ उसको एक बार सुनिए अच्छे से, ठीक। उसके बाद अगर बात करते हैं गोल्फ का, तो गोल्फ का खेल परिसर का नाम कोर्स है। तो आपको पता है कि जो परीक्षा के लिए हम लोग कोर्स लेते हैं, तैयारी करने के लिए कोर्स लेते हैं, तो बीच बीच में गोल कर देते हैं, गोल कर लेते हैं, नहीं पता है आपको कि बीच बीच में बंक कर लेते हैं, यानी गोल कर देते हैं। तो उसे बंक करना को गोल कहा जाता है देहाती भाषा में। तो यानी जो कोर्स है उसमें हम लोग बीच बीच में गोल कर लेते हैं, नहीं करते हैं हम लोग क्लास, ठीक ना, बहुत भारी गलती करते हैं, इसलिए पछताते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए बाबू टेबल टेनिस, और इसका खेल परिसर का नाम क्या है, बोर्ड। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो बाबू जितनी भी बोर्ड की मीटिंग होती है वो टेबल पे ही होती है। कहाँ होती है, टेबल पे होती है। तो टेबल पर बोर्ड की मीटिंग होती है, आपको पता ही है, यहाँ से आपको रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद जो जूडो, कराटे और ताइक्वांडो है, इसका जो परिसर है वो मैट है। तो मैंने आपको कल के भी क्लास में बताया था कि जो इसको याद करना है, तो आप याद कर लीजिए कि जो आपका ताई है, यानी ताई मतलब दादी माँ, जो ताई हैं वो मैट पर, यानी मैट बिछाकर वो क्या करा रही हैं, बच्चों को जूडो कराटे सिखा रही हैं, जूडो कराटे चलाना सिखा रही हैं। तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी साइकिलिंग है, इसका जो खेल परिसर वेलड्रम है। तो साइकिलिंग में आपको पता है कि साइकिल पे जो होते हैं वो ड्रम लेकर आते हैं, बजाते हुए बेचते हैं, सामान बेचते हैं कि हाँ, जैसे नहीं बेचते हैं, कुछ सामान बेचते हैं गाँव देहातों में, तो साइकिल में ड्रम बजाते हुए आते हैं, ठीक ना। चलिए उसके बाद अगला है एथलेटिक्स बाबू। तो एथलेटिक्स जो है वो ट्रैक, तो आपको पता है एथलेटिक्स में दौड़ने वाला चीज़ होता है। तो जो दौड़ने वाला चीज़ है वो ट्रैक पे ही आदमी दौड़ जाता है। आप भी ट्रैक पे ही दौड़िएगा, बिहार पुलिस के ट्रैक पे ही दौड़िएगा, उसके लिए ट्रैक अलग से आपको बनाया जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए निशानेबाजी और तीरंदाजी का, तो आपको इसका जो खेल परिसर रेंज है, तो आपको पता ही है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी से संबंधित रेंज है, यानी आपको निशाना लगाना है तो आप पहले पता लगाइएगा कितना रेंज है इसका, इस जो पिस्टल है उसका, या फिर इसका तीर का कितना रेंज है, ठीक। उसके बाद अगर कोर्ट बात की जाए, तो कोर्ट से रिलेटेड आपको टेनिस का भी आपका परिसर कोर्ट है, बैडमिंटन का भी है, नेटबॉल का भी है, खो खो का भी है, स्क्वैश का भी है, कबड्डी का भी है, और हैंडबॉल का भी है, वॉलीबॉल का है। तो इसको अगर याद करना है तो एक यहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोर्ट हो गया, तो यानी कोर्ट मतलब जो हमारा कोर्ट होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इसको कोरिलेट कर लीजिए कि टेनिस से आपका हो जाएगा कि आप 10 बजे कोर्ट खुल जाता है ना 10 बजे, तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बैडमिंटन में बैड आ गया, यानी बैड मतलब अगर आप खराब
काम करेंगे तो आपको कोर्ट ले जाया जाएगा। नेट बॉल में आपको अगर किसी का बाल आप नोच देंगे तो भी कोर्ट जा सकते हैं। आप जो कोर्ट होता है उसमें आपको खोखना नहीं है, यानी खो खो नहीं करना है, ठीक। कबड्डी में अगर आप किसी की हड्डी तोड़ दीजिएगा तब भी जाना है। हैंडबॉल में भी बाल आ रहा है, वॉलीबॉल में भी बाल आ रहा है, तो आप अगर किसी का बाल नोच दीजिएगा, हड्डी तोड़ दीजिएगा, तो आपको अगर बैड कोई मैनर आप कीजिएगा तो आपको कोर्ट जाना ही है, ठीक ना, आपको पुलिस कोर्ट ले जाएगी। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद है स्केटिंग और मुक्केबाजी। तो आपको बाबू पता होना चाहिए कि जो मुक्केबाजी है वो रिंग में खेला जाता है, और स्केटिंग में अगर मुक्केबाजी आप करेंगे रिंग में तो कट फट जाएगा। तो आप यहाँ से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक ना। यानी अगर कोई आपका थोबड़ा पर मार देगा 2-4 फैट तो मुँह फूट ही जाएगा, यानी कट जाएगा। उसके बाद तैराकी बाबू, तो तैराकी है वो आपको इसका जो खेल परिसर है वो पूल है, तो इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है तैराकी मतलब स्विमिंग, और जो स्विमिंग पूल भी होता है, स्विमिंग पूल आप सुने होंगे ना, यानी जो तैराकी है वो स्विमिंग पूल में ही होता है। तो यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी अगला है बाउलिंग, जिसका खेल परिसर है एली। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो बाउलिंग से आपका आ रहा है बाउल और एली से ऑयली। तो जो बाबू ऑयली खाना होता है उसको बाउल करना पड़ता है, ज़्यादा बाउल करना पड़ता है, ठीक ना, यानी उबालना पड़ता है। बॉयल मतलब उबालना होता है, ठीक। उसके बाद घुड़सवारी है बाबू, तो घुड़सवारी है एरीना। तो घुड़सवारी इसको कैसे याद करेंगे, तो घुड़सवारी से घोड़ा आ गया और एरीना से आपको बाबू रीना आ गया, यानी कोई रीना लड़की है मान लीजिए वो घुड़सवारी सीख गई है, तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए आगे है, अगला है फील्ड। तो बाबू फील्ड आपको पोलो, फुटबॉल और हॉकी जो है वो फील्ड पर खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है, फील्ड पर खेली जाती है। तो जो फुटबॉल है, हॉकी है और जो पोल है ये फील्ड पर खेली जाती है, तो ये आपको पता है। बाकी क्रिकेट और रग्बी है जो पिच पर खेली जाती है, ये भी पता है। कर्लिंग और आइस हॉकी में आपको कन्फ्यूजन होता होगा, तो बाबू रिंक है, इसका जो है खेल परिसर का नाम रिंक है, ठीक। और जो बाउल्स है इसके खेल परिसर का नाम ग्रीन्स है। तो बाउल्स तो बहुत ईजी है, बाउल्स मतलब वही खाना बाउल करना, और ग्रीन्स मतलब हरी हरी सब्जियां बाउल करना। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी इसको याद कर लीजिए, ये परीक्षा में अगर पूछेगा कर्लिंग आइस हॉकी, तो आइस हॉकी मतलब ठंडा आ गया, कर्लिंग मतलब जो बाल भी कर्लिंग हो जाता है, ठंड की वजह से बाल कर्लिंग नहीं हो जाता है, और जो रिंग होता है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आई होप आप इस बात को समझे होंगे। यहाँ सबको मैंने ट्रिक से समझाने का कोशिश किया, सब चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। एक चीज़ और बच जाता है, उसको देख लेते हैं, वो है मानचित्र की रेखाएं, ठीक ना। लास्ट हमारा टॉपिक है। इसके अलावा आप स्टैटिक जीके के लिए कुछ मत पढ़िएगा, इसी को रिवाइज कीजिएगा, इतना आपके परीक्षा के लिए काफ़ी है। जैसे पूछता है बाबू कि मानचित्र पर खींची गई वह रेखा कौन है जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है, उसको जहाँ पर समान लवणता है, यानी समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली को रेखा को क्या कहते हैं, तो समान लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, समलवण। तो आपको हिंदी नहीं पूछता है परीक्षा में, आपको इंग्लिश पूछ देता है। क्या पूछता है, इंग्लिश। जैसे आइसोहेलाइन हो गया, आइसोबार्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, ठीक ना। तो देखिए समान लवणता है बाबू, तो लवणता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था सागरों में होता है, महासागरों में होता है। तो महासागरों में होता है, तो यहाँ से तो आपको कोरिलेट करके समझ ही सकते हैं। आइसोहेलाइन मतलब आपको हेलाइन हिलना, तो आप महासागर में हिलेंगे जी, नहीं ना हिलेंगे, बहुत गहरा होता है, ठीक ना। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद अगला समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा जो है बाबू, तो वायुदाब यानी जो वायुदाब होता है, और आइसोबार आपको पता है कि जो बार है वायुमंडलीय दाब नापने की इकाई है, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए समान गहराई वाले समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं जो हैं उनको आइसोबाथ कहते हैं। तो बाथ मतलब नहाना होता है, कहाँ होता है, नहाना होता है। और समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं, तो बाबू जो हैं वो गहराई में आप नहाने नहीं जाएंगे, नहीं नहाने जाएंगे ना, नहाने जाएंगे गहराई में तो आप भगवान जी पर चले जाएंगे, तो ये ऐसा गलती कीजिएगा मत। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी आगे है कि समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं को बाबू आइसोहाइप्स कहते हैं। तो आइसोहाइप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना, समोच्च रेखाएं, ठीक। उसके बाद अगला है कि समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षक दर्शक कहते हैं, यानी आइसोहाइट कहते हैं बाबू। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो समान वर्षा वाला स्थान, यानी मान लीजिए बहुत बारिश हो रहा है तो आप बहुत हाइट पे चले गए, कहाँ चले गए, हाइट पर, फिर भी आपको बारिश हो रहा है, ठीक ना, यानी बहुत हाइट पर भी चले गए फिर भी आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है, वहाँ भी बारिश हो रहा है, तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आइसोप्लेथ है बाबू कि किसी निश्चित तत्व का आपको जहाँ तत्व है, तत्व का मान बराबर है उसको मिलाने वाला, ठीक ना। तो तत्व आपको पता ही है, और प्लेट में आपका प्लेट आ रहा है, तो जो प्लेट है बाबू वो तांबा का बना रहता है, चांदी का बना रहता है प्लेट, तो जो प्लेट है वो तत्वों का बना रहता है, तो आप यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है वह रेखा जो धूप के समान अवधियों वाले स्थानों को मिलाती हुई खींची जाती है, उसको आइसोहेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल। तो मान लीजिए कि गर्मी का दिन है और गर्मी का दिन में आप कोई गलती कर दिए, तो गलती करती है तो आपको घर से भगा दिया गया, यानी बोल दिया गया गो टू हेल, बस गर्मी में जो मर, आइसोहेल, तो हेल से आपको हेल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला है, नेक्स्ट है, सबसे लास्ट है यहाँ, इसको कैसे याद करेंगे, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली बाबू। तो तापमान वाला तो आपको इजी है, आइसोथर्म, थर्म मतलब आपको थर्मामीटर से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, जिसका तापमान नापता है, ठीक है। तो आई होप आप इस बात को समझे होंगे। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर दे रहा हूँ, एक बार फिर से, इसलिए कि मैं ट्रिक पहले से लिखा नहीं हूँ, ठीक ना। अभी मैं जो प्रेजेंट माइंड में मेरे आ रहा है वही बता रहा हूँ, पहले से लिखा होता तो काफ़ी हद तक अच्छे से समझाता। बाकी आपको आई होप समझ में आ ही रहा होगा, कोई बहुत बड़ा मैं तोप नहीं बोल रहा हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं, अपन के पास समय है, 1 घंटा से पहले मैं सोचा था कि क्लास को ख़त्म करूँगा। देखिए जो बाबू आइसोहेलाइन है
ये जो समान लवणता वाले महासागर में स्थान हैं उनको देखते हैं, उनको मिलाने वाली रेखा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो जो महासागर में आपको पता ही है लवणता होती है, तो महासागर में नहीं हिला जाता है, यानी हिलना मतलब उसमें नहीं उतरा जाता है, तो आइसोहेलाइन हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछेगा समान वायु दबाव वाले स्थान को, तो वायु दाब आपको पता ही है कि आपको वायुमंडलीय दाब मतलब बार से नापा जाता है, तो आइसोबार हो जाएगा। उसके बाद समान गहराई वाले समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली को आइसोबात कहते हैं। तो गहराई में अगर हम नहाने जाएंगे, बात मतलब नहाना होता है, तो नहाना जाएंगे तो हम लोग का देहांत हो जाएगा, मर जाएंगे, चले जाएंगे भगवान के पास, तो ऐसा गलती करेंगे नहीं, यानी समगहरी रेखाओं को जोड़ने वाले होता है। उसके बाद समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा है समोच्च रेखा, यानी आइसोहाइप कहा जाता है बाबू। तो इसको बस आपको याद करना है, हाइप वाला याद करना है, ठीक है। इसको कोई ट्रिक नहीं बन पा रहा है, तो इसको आपको याद करना है। बाकी यहाँ मैंने आपको हाइट वाला बता ही दिया है कि समान वर्षा वाला, यानी बहुत वर्षा हो रहा है फिर भी आप पहाड़ी पर चढ़ गए, वहाँ भी बारिश हो रहा है, यानी हाइट पर चढ़ गए वहाँ भी बारिश हो रहा है। उसके बाद निश्चित तत्वों के मान बराबर वाले मिलाने वाली रेखाओं को आइसोप्लेट कहा जाता है। तो प्लेट से आपको प्लेट हो जाएगा, जो प्लेट है बाबू तत्वों से बना होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका धातु का तो रूप है, तत्व जो है तत्व का तो रूप है, धातु होता है, आपको पता है धातु अधातु, ठीक ना। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं, तत्व हो जाएगा और प्लेट से आपका प्लेट हो जाएगा। उसके बाद अगर धूप हो जाएगा, तो आपको मान लीजिए गर्मी में कोई भेज दिया धूप के बाहर, तो आपको ये फील होगा कि हमको कोई बोल जाए गो टू हेल, यानी भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, ठीक ना। मान लीजिए गर्मी के दिन में आपको अगर कोई धूप में सजा दे देगा तो नरक ही बराबर है। उसके बाद आइसोथर्म मैंने आपको बता ही दिया कि थर्म मतलब थर्मामीटर या तापमान से रिलेटेड है, तो आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ तक जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स था आपको किसके रिलेटेड, स्टैटिक जीके का, मैंने कंप्लीट करा दिया। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, या फिर अगर मान लीजिए वहाँ से नहीं खुल रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सक्सेस टेक लिखिए, जो चैनल का लोगो है वही लोगो वहाँ भी है, वहाँ से जाकर ज्वाइन करके आप आराम से पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी जिनका पेपर बाबू 7 और 15 को है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। वो जो मैंने पढ़ाया उसको बार बार रिवाइज कीजिए, और रोज़ जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, आपको पता ही है कि आपका जो नंबर है वो ज़रूर इंक्रीज़ हो गया होगा। यदि किसी भी कैटेगरी में अगर आप 60 से 65 से ज़्यादा नंबर लाते हैं, 60-65 प्लस नंबर लाते हैं, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। बाकी और भी कैटेगरी जैसे SC/ST है, उनका तो नंबर कम ही होगा, लेकिन मैं आपको एक सेफ स्कोर बता रहा हूँ, तो आप उसको सेफ स्कोर मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनका एक को पेपर है जो मैं बताया हूँ, यदि आपके पास समय मतलब आप उसको सक्षम है कि जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, तो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन जियोग्राफी बच गया है। इंडियन जियोग्राफी को मैं कल आपको 2 या फिर 3 वीडियो में समाप्त कर दूंगा। हालांकि कुछ मैं कल थोड़ा सा मेरा शेड्यूल अटपटा है, उल्टा है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कल समाप्त करने का। अगर कल नहीं होता है तो परसों तो हर हाल में हो जाएगा। इंडियन जियोग्राफी बहुत बड़ा नहीं है, मैं 2 या 3 दिन वीडियो में उसको समाप्त कर दूँगा, ठीक। उसके बाद अगर आपको और भी कुछ कहना है, कुछ और सजेस्ट करना है, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा सजेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।